और कैसे करेंगे, और आप लोग अब की बार 120 के आसपास उससे ज्यादा कैसे बनाएंगे। सारे विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कोई पढ़ रहा है और सफलता सभी को चाहिए। लेकिन सफलता सभी को चाहिए तो इस बात को लेकर के निराशा हुई है 67 के रिजल्ट में। इसी क्लास के बच्चे जो 113 पार चले गए या कट ऑफ पार कर गए तो खुश हैं, और जो बच्चे उनसे एक भी नंबर कम रह गए, जो टेस्ट में बेसी बना, तो बच्चे निराश हो गए। इस आशा और निराशा को हम लोग जो खाई है खत्म करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। ये 50 दिन का क्लास होगा और लगभग 150 घंटा क्लास चलेगा। इस 150 घंटे में बीपीएससी में पूछने वाले सभी प्रश्नों के जो चैप्टर होते हैं, उन चीजों का हम लोगों ने चयन किया है और उन सारे चैप्टर का, उन सभी चैप्टर्स को हम जितना भी कंसेप्ट है हम लोग समझाएंगे। कंसेप्ट समझाने के बाद कुछ मुख्य पॉइंट भी हो तो हम लोग नोट करा सकते हैं, लेकिन नोट कराने का टाइम नहीं, आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि मार्केट से घटना चक्र ले लेना है। घटना चक्र हम लोग अगर डेली मान लीजिए कि 3 घंटे में 15 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सर पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर 22 तारीख से इकोनॉमिक्स रिसर्च सर पढ़ा के पढ़ाएंगे, तो अभी 2 ही टीचर थे, मेरी तबीयत खराब है, तो अभी हम लोग 1.5 घंटा का 1 घंटा का 2 क्लास 1.5 घंटा लेंगे, करंट भी जुड़ जाएगा डेली। तो मतलब कि सभी विषय जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं ओवरऑल, वो सब आपके सामने से गुजरेगा। हम आपको इन 50 दिनों में कम से कम 20,000 क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा। माने एक दिन के हिसाब से हम अगर टारगेट देते हैं लगभग 400-500 क्वेश्चन का आपका पर डे का एवरेज रहेगा। तो 400-500 क्वेश्चन घर पे भी आप बनाते हैं तो 3 घंटा समय लगेगा, और 3 घंटा हम दे रहे हैं। 6 घंटा प्रीलिम्स और आपका जो भी ऑप्शन हो, चाहे आपका जो भी जीएस आप पढ़ते हो, 6 घंटा आप मेंस पे समय दीजिए। 3 घंटा हमारे साथ और 4-5 घंटा आप घर पे समय दीजिए, आपका प्रीलिम्स जरूर आएगा। क्योंकि हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। जैसे सारे टॉपिक जो हैं उसे हम लोग लिख लिए हैं, कौन कौन टॉपिक सर पढ़ाएंगे आज यहाँ पर लिख देंगे, 4-5 टॉपिक लिख देंगे और उस टॉपिक को हल कर देंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कुछ सवाल बनता है, क्योंकि समय कम है तो सर को ज्यादा उलझाना नहीं है। और आज जो हम लोग पढ़ाएंगे वो कल आपको 30 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, पहले आते ही क्वेश्चन थमा देंगे, और 30 क्वेश्चन मारने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट। तो पर डे 30 क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं हमने कल पढ़ा है 400 क्वेश्चन, तो उसमें 30 मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक शुरुआत हो जाएगी। आज पहला दिन है, तो लोग और लोग जुड़ेंगे, और आपके कोई दोस्त मित्र हो उनका कमजोर, तो उनको भी बोलना चाहिए कि थोड़ा सा चल के देखो, देखने में क्या लगता है। तो इस प्रक्रिया में पढ़ाएंगे कि सारे चैप्टर्स जो बीपीएससी में पूछता है, ऑल सब्जेक्ट्स, वो आपको हम लोग कंसेप्ट क्लियर करा देंगे और उसके सारे क्वेश्चन बनवा देंगे आपसे और हम लोग, और टेस्ट भी पढ़ ले लेंगे। और शनिवार को चाहे संडे को ओवरऑल टेस्ट होगा। क्लास किसी दिन बंद नहीं रहेगा, ये सैटरडे भी चलेगा और संडे भी चलेगा, क्योंकि शाम क्लास है। सुबह आराम कीजिए, शाम को आइए। 50 दिन मेरे साथ आप रहिए, मैं आशा करता हूं और हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है कि आप लोग सफल रहे। ठीक है, शुरुआत सर करेंगे। सर का नाम कश्यप सर है, जो कई जगहों पर सेवा दे रहे हैं, जिसमें एक बड़ी सेवा प्लेटफॉर्म है और हमारी भी बड़ी सेवा है, क्योंकि ऑल ऑफ इंडिया में हमारे कम से कम 100 एडमिशन अभी हो चुके हैं इस क्लास के लिए। तो मिला जुला के ये है कि आप लोग सर का लाभ लीजिए, फिर हम आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। ठीक, थैंक यू। कम से कम आधा घंटा भी प्रत्येक दिन जोड़े रखते हूँ। यकीनन तौर पर राज्य व्यवस्था की एक सामान्य जानकारी आपको प्राप्त रहती है। इसका तकरीबन 15 से 20% प्रश्न ऐसा होता है कि बिना किसी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किए भी राज्य व्यवस्था का 15 से 20%, जैसे आप लगातार अखबार पढ़कर और समाचार माध्यम से जुड़ करके हल कर सकते हैं। आप लोगों के पास मोबाइल के साथ साथ उसमें रेडियो की सुविधा उपलब्ध है। यदि रात्रि के 8:45 बजे से 9 बजे तक
का हिंदी या 9 से 9:15 तक अंग्रेजी, जिसमें आपकी रुचिकर है, यदि वो समाचार आप डेली सुनते हैं तो यकीनन तौर पर राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों के एक सामान्य जानकारी आपको मिल जाती है। वो 15 मिनट का समाचार जो है स्टार न्यूज और जी न्यूज और विभिन्न न्यूजों से 2 घंटा जितना वो देगा उससे ज्यादा प्रभावी है। दूसरा, उस न्यूज का फायदा यह है कि उसकी ग्रामेटिकली भाषा बड़ा सही शुद्ध होता है, तो भाषागत उच्चारण और शब्दों का जानकारी भी आपको सटीकता से मिल जाएगी। दूरदर्शन पर यह सुविधा नहीं है, उसकी काफी अशुद्धियां होती, लेकिन आकाशवाणी का वो 15 मिनट का जो समाचार है वह काफी शुद्धता है, इसलिए उसको आप प्रत्येक दिन, और वो सुविधा इस टेक्नोलॉजी के युग में हर विद्यार्थी को आसानी से उपलब्ध है। रात्रि के 8:45 से 9 तक डेली सुनने का आदत डालें। अखबार में थोड़ा सा जो है संपादकीय पेज और देश विदेश की खबरों को 10 मिनट रोज पढ़ा कीजिए। ये 2 यदि आप काम करते हैं, 15 मिनट का रात का समय और आधा घंटा, तो आपको काफी हद तक आप लाभान्वित हो जाते हैं। राज्य व्यवस्था में बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है वह है न्यूनतम 3 क्वेश्चन भी पूछा है एक बार में, और अधिकतम 21 क्वेश्चन तक ले गया। बीपीएससी में राज्य व्यवस्था का पॉलिटी का एक ही बार ऐसा है कि 3 क्वेश्चन तक लाया है वो, लेकिन कब से न्यूनतम तो लाया है 3 क्वेश्चन, अधिकतम 21 क्वेश्चन तक ले गया है। सामान्य अवस्था में 12 से 15 क्वेश्चन अक्सर इसमें रहा करता है बीपीएससी में। तो राज्य व्यवस्था में जो पहला टॉपिक आपके सामने हुआ है भारतीय संविधान और उसकी विशेषता, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बारंबार आता है। दूसरा है प्रस्तावना, इससे भी क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। प्रस्तावना का भले वह एक पंक्ति की लाइन हो, लेकिन उससे आप देखिएगा तकरीबन 15 से 18 क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। उसके पश्चात आपका जो संविधान का भाग है, राज्य और उसका संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ की विधायिका जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका के संघ शब्द का प्रयोग तो है नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, साथ न्यायपालिका। उसके पश्चात आपका है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका। फिर आपका कुछ महत्वपूर्ण संस्था जिसमें लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, कुछ सांविधिक संस्था, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्था आपको के बारे में अध्ययन करना है। स्थानीय स्वशासन और संविधान संशोधन, इतना टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो जो टॉपिक उसका है वो लगभग संपूर्ण राज्य व्यवस्था, जैसे भारतीय संविधान के आधार पर आप विवरण देते हैं, वही आपका प्रश्न आता है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर उसकी विशेषता तक में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पार्टी गठन तो 1923 में हुआ है। स्वराज परिषद तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने बंबई में स्वराज परिषद की बैठक में संविधान का दार्शनिक पक्ष, संविधान की अवधारणा, किसी देश के लिए संविधान का क्या औचित्य है, क्यों उसकी आवश्यकता है, और भारत का प्रशासनिक तंत्र क्यों विफल हो रहा है, क्योंकि इसका कोई अपना संविधान नहीं। तो संविधान का दार्शनिक पक्ष को 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार घोषणा किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा, कोई समय सीमा, कोई बंधन नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ये विचार महात्मा गांधी ने 1922 में प्रस्तुत किया। 1924 में स्वराज पार्टी की ओर से, यहां था स्वराज परिषद, अब स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू के द्वारा पहली बार संविधान की मांग किया गया कि भारत के लिए एक अलग संविधान हो, जिसके आधार पर भारत की प्रशासनिक तंत्र को
सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सके। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से उस संविधान की प्रारूप जो उनकी परिकल्पना थी अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते, जिसमें मांग किया गया कि भारत को संघ राज बनाया जाए, भारत को डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक राज का दर्जा दिया जाए, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह आरक्षण की सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। 1934 में पहली बार एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, 1920 में ताशकंद में और 1925 भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे एमएन राय। इन्होंने मांग किया पहली बार संविधान सभा, यहां पर मांग है संविधान का, ध्यान देना है। इन्होंने मांग किया कि भारत का एक अलग संविधान हो, एक संविधान का निर्माण किया जाए। इन्होंने मांग किया कि संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगा। ये मांग किया गया एमएन राय के द्वारा। 1938 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग किया कि भारत के लिए अलग संविधान बनाया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। पहली बार 1940 में लिन लिथगो जो वायसराय था, कुछ टर्म ऑफ कंडीशन पर ही यदि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करें तो विश्व युद्ध के विजय के पश्चात संविधान सभा का प्रस्ताव, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ऐसा ही विचार 1942 क्रिप्स मिशन, 1945 बेबेल योजना में भी प्रस्तुत किया गया। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें टर्म ऑफ कंडीशन के साथ संविधान सभा का गठन किए जाने की प्रस्ताव को अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। और अंततः कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। एक बार बीपीएससी पूछ चुका है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। यही पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ये भी बीपीएससी आपका पूछ चुका है। तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जुलाई 1946 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और गठन जो है वह नवंबर तक में गठन का प्रक्रिया को पूरा किया। तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया। विश्व में सबसे पहले यदि देखा जाए तो संविधान की अवधारणा, संविधान क्यों हो, क्या उसकी आवश्यकता है, कैसे प्रशासनिक तंत्र पर वो नियंत्रण रखता है, तो संविधान की अवधारणा प्रस्तुत किया गया फ्रांस के विद्वानों के द्वारा। और सबसे पहली बार इंग्लैंड के विद्वान ने उस पर काम किया, एक संविधान की ढांचा को तैयार किया। और आधुनिक विश्व में पहला लिखित संविधान है वो है 1789 यूएसए का, जो मार्च 1789 में उस संविधान को लागू किया गया। आधुनिक विश्व का पहला संविधान है अमेरिका का, जो लिखित संविधान का उदाहरण है, जिसे मार्च 1789 में लागू कर दिया गया। विश्व स्तर पर जो पहली विधि संहिता वह तैयार किया गया हम्मुराबी का विधि संहिता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो विश्व में पहली बार कानून को एक आधार दिया गया, एक लिखित तौर पर उसे तैयार करने का प्रावधान किया गया, वो था हम्मुराबी का विधि संहिता। बड़ा ही सिंपल सा कानून था, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जो ही प्रक्रिया रही हो, एक कम से कम एक पहली बार कानून निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अब भारत में जो पहली विधि लॉ की पुस्तक रही वो थी मनु स्मृति। इसके अलावा गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा वो था देवल स्मृति। फिर बाद में विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया मिताक्षरा। ये सब विधि, जितना भी स्मृति शब्द है, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वो सभी स्मृति जो है वो विधि की पुस्तक है। इसके अलावा मिताक्षरा
विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया, वो भी विधि की पुस्तक है। दाय भाग वो भी विधि की पुस्तक है। तो कभी कभी इस इतिहास और पॉलिटी को जोड़कर भी भारत की प्राचीन विधि संहिता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो संविधान की अवधारणा से लेकर 1946 तक वो विकास की प्रक्रिया में था। सर्वप्रथम 1942 में मुस्लिम लीग ने अलग से मांग किया था कि भले पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ हो, पाकिस्तान का गठन नहीं किया गया हो, लेकिन मुस्लिम लीग ने पहली बार 1942 में मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का मांग किया कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। तो भारत के लिए कांग्रेस के द्वारा पहली बार मांग किया गया 1938 में, और मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया गया 1942 में कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन की अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी होता है 6 दिसंबर 1946 को, और इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें बिहार के ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, जिसे अभी हम लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो प्रक्रिया वहां अस्थायी अध्यक्ष का था वही प्रक्रिया है प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर अभी क्या करते हैं, अनुच्छेद 99 के आधार पर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाते हैं, और जब तक नई लोकसभा का गठन, जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए तब तक की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो जो काम अभी प्रोटेम स्पीकर करते हैं वही काम यहाँ है इनका अस्थायी अध्यक्ष का। 11 दिसंबर 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति का उद्देश्य यही था, जिस प्रकार आप एक जमीन के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं तो उसका ढांचा पहले तैयार करते, एक नक्शा तैयार करते, कैसा भवन आपको चाहिए, कैसा अपार्टमेंट, कैसा घर चाहिए। तो ठीक वही काम था उद्देश्य प्रस्ताव कि जो संविधान सभा गठन हुआ वो किस प्रकार का संविधान का निर्माण करे, कैसा संविधान हो, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य अभी आपके वर्तमान में प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, जिसे उन्होंने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया। 1947 में संविधान सभा में अपना लिया गया उसको, और उसी प्रस्ताव, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो संविधान निर्माण की कार्य की जो शुरुआत होती है वो 22 जनवरी 1947 से ही निर्माण का कार्य। उसे कभी कभी आपका पूछा है कि संविधान का मूर्त रूप या आधार या ढांचा कब दिया गया, तो 22 जनवरी 1947। अगस्त 1947 में संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया अगस्त 1947 में, और संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बल्कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की कुल 11 अधिवेशन हुआ और बैठक हुआ था 165 दिन की। टोटल बैठक जो हुआ है 165 दिन की बैठक हुई, अर्थात लगभग 3 वर्ष का समय, 2 वर्ष 11 में 18 दिन, तो 3 वर्ष के में लगभग बैठक जो हुई है 100। जैसे अभी संसद की बैठक वर्ष में एवरेज तौर पर 70 से 75 दिन की बैठक, वर्तमान समय का तो स्थिति यही है। जवाहरलाल नेहरू या 1967 तक लगभग वर्ष में 100 दिन बैठक होती थी, लेकिन धीरे धीरे घटकर अभी जो है 70 से 75 या 80 दिन की बैठक आ गई। अभी भी इंग्लैंड में लगभग एक वर्ष में 120 दिन की बैठक होती है। इंग्लैंड में जहां हमने संसदीय प्रणाली को लिया तो लगभग 120 दिन की बैठक इंग्लैंड में होती है, जबकि भारत में
शुरू से परंपरा रही कि 100 दिन को बैठक, लेकिन वो बैठक फिलहाल नहीं हो पा रही है, और जो भी होता है उसमें भी शोर शराबा में वह काफी महत्वपूर्ण कार्य जो है सो अवरुद्ध हो जाते हैं। 165 दिन में सबसे अधिक 114 दिन भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रारूप पर ही चर्चा किया गया। इसी कारण कई जगह प्रयोग होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक भारत का मनु, क्योंकि भारत का पहला विधि की पुस्तक, लॉ की पुस्तक मनु के द्वारा लिखा गया। तो वर्तमान पुस्तक को तैयार करने, वर्तमान विधि की पुस्तक को तैयार करने में उनकी भूमिका रही। 165 दिन में 114 दिन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रारूप पर ही चर्चा किया गया। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण को पूरा किया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वर्तमान समय में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद जो नागरिकता और निर्वाचन इत्यादि से संबंधित था, उस 15 अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया। और शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसका पीछे का जो दार्शनिक उद्देश्य था कि जवाहरलाल नेहरू जब 1929 में कांग्रेस के 15 आर्टिकल लागू हुआ था, 393 आर्टिकल 393 के आधार पर लागू, अब आधार को नहीं गिनते हैं, 15 ही गिना जाता है। 16 अभी तक क्वेश्चन में वैसा दिया भी नहीं, तो 15 ही आएगा। तो 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दरमियान 17 समिति का गठन किया, जिसमें 13 को बराबर जो है सो पूछा जाता है, लेकिन 13 अभी तक अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो 13 मुख्य समिति और कुल 17 समिति का गठन किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दरमियान 60 देश के संविधान का अध्ययन किया और 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल। संविधान सभा कुछ बता रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे का जो दार्शनिक पहलू था, 1929 में जब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया और कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और पहली बार 26 जनवरी 1930 की मध्यरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा को फहराया गया। उसी तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को झंडा स्वतंत्रता दिवस के रूप में फहराए, भले स्वतंत्रता न मिला हो, लेकिन वो तारीख एक यादगार तारीख है। तो उस यादगार तारीख के याद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करते हुए गणतंत्र दिवस के रूप में झंडा फहराने का सिलसिला लगातार चलता रहे, इसलिए उस तारीख को लागू किया गया। और इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं, क्योंकि भारत गणतंत्र राष्ट्रपति के पद के कारण है। तो 26 जनवरी 1950, उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, लागू करने के ठीक 2 दिन पहले। इसी 24 जनवरी 1950 को यह घोषणा किया गया कि जब तक लोकसभा अर्थात जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। अंतरिम शब्द का प्रयोग लिखते हैं हिंदी में, ऐसे अंतरिम हिंदी का कोई शब्द है ही नहीं, इंग्लिश का टर्म है इंतरिम, उसी को अंतरिम हिंदी में लिखा जाता है। अर्थात कार्यकारी संसद के रूप में संविधान सभा काम करे। जब तक संविधान का आधार पर लोकसभा राज्यसभा गठन नहीं हो जाता है। तो 13 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक होती है, तो 13 मई 1952 तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम किया। इसी दिन यह घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को जब हम संविधान को लागू करके भारत को गणतंत्र घोषित करेंगे,
तो राष्ट्रपति के पद का गठन भी 26 जनवरी 50 को ही कर दिया जाएगा। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 50 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे उन्हें देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना। तो प्रथम 2 वर्ष 50 से 52 तक वो अंतरिम कार्यकारी राष्ट्रपति और 52 से लेकर 62 तक लगातार 2 बार वो संवैधानिक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को अंगीकार किया, दोनों को अपनाया। राष्ट्रीय गान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जो विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिनका गीत जो है 2 देश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, अमार सोनार बांग्ला, और भारत के भी राष्ट्रीय गान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम डाकघर नामक एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, भारत भाग्य विधाता के नाम से। बीपीएससी तो नहीं, लेकिन कुछ एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, किस नाम से प्रकाशित हुआ। ऐसा क्वेश्चन भी जो है तो पूछा जा चुका है। बीपीएससी ने पूछा है, लेकिन अदर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुका है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950। डाकघर पत्रिका, डाकघर पत्रिका था, और भारत भाग्य विधाता के नाम से इसे प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन जो है पहली बार उस ईस्वी तो हमको ध्यान नहीं है कि किस ईस्वी में प्रकाशित। 1911 में कांग्रेस गाया तो उसी वर्ष ही प्रकाशित हुआ होगा। तो खैर कन्फर्म जब नहीं है तो प्रकाशित 1911 में ही हुआ होगा। राष्ट्रीय गान जो है उस पर आलोचना भी बहुत सारी की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय गान जॉर्ज पंचम के सम्मान के लिए लिखा गया स्वागत गीत था, और स्वागत गीत के रूप में ही उसकी रचना की गई थी। जिसने इस पंक्ति को लिखवाया था उन्हें कुछ लोगों ने आग्रह किया था कि इस पंक्ति को लिखें। अलग बात है उन लोगों को उस बैठक में आमंत्रण नहीं दिया गया तो वहां पर गाया नहीं जा सका। ये कुछ लोगों की आलोचना है। कुछ लोगों ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया, इसके कुछ शब्द को हटा दिया जाए। उसमें सिंध शब्द है जो हमारे क्षेत्र में है नहीं, तो इसलिए उसे हटा दिया जाए। मेरे हिसाब से भी उसे हटाना उचित तो है नहीं। हमारे धार्मिक क्षेत्र में आप जो भी पूजा पाठ करवाते हैं तो भले हमारे पास वो भारत नहीं है, लेकिन हमारे धार्मिक साहित्य में आज भी हम उसी भारत की परिकल्पना करते हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कोई भी कार्य करते हैं तो एक संकल्प लेते हैं, तो वहां जो संकल्प है आप देखिए शुरुआत करते हैं सांस्कृतिक एकता में, चाहे अमरनाथ में पूजा करें या रामेश्वरम में जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या वर्ते शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम उस भारत के नाम से शपथ लेते हैं जो भारत हमारे पास है ही नहीं। तो धार्मिक दार्शनिक क्षेत्र में वही सिद्धांत है कि यजमान में और ब्राह्मण दोनों उसी भारत को पूरी तरह प्राप्त करने का संकल्प करें जो हमारे हाथों से निकल गया है। तो अलग बात है कि हमारी पूजा पद्धति की भाषा संस्कृत है और 100 में 98 को संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आता नहीं है, तो ब्राह्मण कौन सा शपथ दिला रहे हैं न तो ब्राह्मण को पता है और न यजमान को पता है कि वो कौन सा शपथ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा विचित्र विडंबना है कि हमारी पूजा पद्धति उस भाषा में है जिसको हम लोग समझते नहीं हैं। तो कल आपकी शादी में पंडित जी विवाह का मंत्र पढ़ेंगे या श्राद्ध का आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि पता ही नहीं है। तो हमारी पूजा पद्धति में आज भी उसी भारत की परिकल्पना है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या वर्ते उसी की परिकल्पना है। इसलिए उस लोग हमारे राष्ट्रीय गान में भी उसी की परिकल्पना है, तो कोई गलत तो है नहीं। आज नहीं कल पाकिस्तान को वापस लाना ही होगा। दुनिया का एकमात्र देश, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पूरे विश्व में आप ग्लोब पर उठाकर देखिए
एकमात्र देश भारत है जिसकी सुस्पष्ट प्राकृतिक सीमा है। बाकी पूरे विश्व को आप देखिएगा, हर जगह कृत्रिम सीमा है, लेकिन भारत की पूरी भौगोलिक सीमा है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। उत्तर में हिमालय, पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश पर्वत, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर में बर्मा की आरा या का क्या उसका पर्वत, उसके पश्चात जो है अरब सागर, हिंद महासागर, पूरी तरह एकदम भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। पूरा विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी इतनी सुस्पष्ट प्राकृतिक भौगोलिक सीमा है। तो यदि हम अतीत में गलती नहीं करते तो वो प्राकृतिक सीमा हमारे पास अभी भी उपलब्ध होता। तो संविधान सभा की ये तारीख के हिसाब से, ईस्वी सन के हिसाब से ये प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। संविधान सभा ने BN राव को, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया। प्रारंभिक रूप में संविधान को लिखने का काम वही किए थे, लेकिन संविधान को अंतिम रूप से जो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया वो है, कौन रायजादा है, नाम देखिए उसका, नाम देखिए पूरा भूल रहे, रायजादा करके हैं, जिन्होंने संविधान को लिखा है। उसकी प्रति अभी भी आपका हीलियम के गैस में बंद है, संसद में वो रखा हुआ है। कोई रायजादा है नाम उनका, नाम भूल रहे, बिहार का ही है। तो हाँ, तो रायजादा जो है तो लिखने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिए थे। तो उसकी मूल प्रति जो है उनके हाथ से कलम से लिखा हुआ अंग्रेजी और हिंदी में दोनों अभी भी उपलब्ध है। और नंदलाल बोस ने उसका फिगर को तैयार किया, शांति निकेतन के विद्यार्थी और बाद में शांति निकेतन के संरक्षण के रूप में काम कर रहे थे। तो नंदलाल बोस ने उस पर चित्रांकन किया है, चित्र को तैयार किया है। और बिहारी रायजादा, कुछ पूरा नाम हमको भूल रहे हैं, तो उन्होंने उसका हाथ से लेखन का कार्य किए। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के निर्माण में 17 समिति का गठन किया गया। 10 देश की संविधान की विशेषता को शामिल किया गया। संविधान सभा में बनाने वाले की संख्या थी 389 निर्धारित किया गया, जिसमें 296 का निर्वाचन होना था। उस निर्वाचन को भी 2 भागों में बांटा गया, 292 प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में, 4 प्रेसिडेंसी अर्थात कमिश्नरी के प्रतिनिधि के रूप में, 93 देसी नरेश या राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में मनोनयन होना था। तो 292 का निर्वाचन और 93 का मनोनयन। उसमें हैदराबाद सहित कुछ राजाओं ने उसका बहिष्कार किया, उसमें कुछ स्थान खाली रह गया। इस 296 जो निर्वाचित हुआ, उसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का बहिष्कार किया, उसमें वो शामिल नहीं हुई। तो मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र का सिद्धांत, संविधान सभा, क्योंकि इसने 1942 में अलग संविधान की मांग किया था। क्या नाम है? प्रेम बिहारी रायजादा। बिहारी रायजादा याद आ रहा है, प्रेम गायब था। तो प्रेम बिहारी रायजादा जो है संविधान की प्रति को इन्होंने संविधान को लिखने का काम किया है। इनके हाथ से संविधान लिखा हुआ है और आज भी वो मूल प्रति संसद भवन में रखा हुआ है। जहां नंदलाल बोस ने चित्रांकन के लिए 21,000 रुपया लिया था पारितोषिक के रूप में, ये 1 रुपया, जबकि लिखने में लगभग 6 महीना का समय लगा था। प्रेम बिहारी रायजादा लिखने में लगभग 6 महीना का समय लगा था, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं किए थे। वेतन के तौर पर इन्होंने मांग किया था कि प्रत्येक पेज में मेरा नाम रहेगा और अंतिम पेज पर हमारे दादाजी का भी नाम रहेगा। तो इन्होंने पारितोषिक के रूप में सिर्फ अपना नाम और दादाजी का नाम, जबकि नंदलाल बोस ने 21,000 रुपया प्राप्त किया। तो
इसका नाम को याद रखना है। ये बिहार तो नहीं पूछा है, लेकिन ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको पूछे हुए है। किसका हाथ से प्रति किसने तैयार किया है। तो तरह से संविधान सभा में 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। पर्याप्त सफलता नहीं मिली, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। महिलाओं के लिए 12 स्थान संविधान सभा में आरक्षित था, जबकि महिला जो निर्वाचित होकर आई थी उसकी संख्या 15 थी। तो 12 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित था और चुनी गई महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा का भी पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी जब देश का विभाजन हो जाता है। तो देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र लोग जो भारत से चुने गए पाकिस्तान चले गए थे। इसका नाम लिखा है, किसका फुल नेम पूछ रहे हैं रोशन कुमार जी? फुल नेम किसका पूछ रहे हैं? MM राय का फुल नेम है मानवेंद्र नाथ राय। अनु तो कोई हम शॉर्ट में बोले नाम ही। हाँ, तो उसका बाकी तो हम किसी का नाम शॉर्ट में हावी ऐसे मानवेंद्र नाथ राय के नाम से ही जाने जाते हैं। हो सकता है क्योंकि खाली लिखे हुए फुल नाम लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो संविधान सभा में का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित किया गया, जिसमें 70 राजाओं का प्रतिनिधि और 229 प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित। तो पुनर्गठित संविधान सभा में 299, मूल संविधान सभा में 389 और 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ कि 299 में से 299 में से 289 ही जिंदा थे, शेष की मृत्यु हो चुकी थी। इस 289 में से 284 उपस्थित होकर संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए सर्वसम्मति से इसे तैयार की, इसे स्वीकार किया। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो की तबीयत खराब थी तो उनको संविधान को ही लाया गया था और पटना में ही उस पर वो हस्ताक्षर किए। तो 284 लोगों का जो खालिस्तान की मांग वाला में एक मांग ये भी है, उसका कहना है कि सिख का एक भी प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि सिख का जो 3 प्रतिनिधि था वो तीनों निर्माण के पहले दुनिया छोड़ चुके थे। इसको उसका एक मांग ये भी है कि हमारा संविधान सभा का सिख का कोई प्रतिनिधि का उस पर हस्ताक्षर ही नहीं है। खालिस्तानियों के ये अपना तर्क है। कभी उस वक्त की सरकार के द्वारा कभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया गया कि है या नहीं है। उसकी एक मांग में था कि हमारा कोई पर कोई प्रतिनिधि का हस्ताक्षर नहीं, क्योंकि जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मतदान के आधार पर हुआ था। मुस्लिम अलग भेजे थे, हिंदू अलग भेजे थे, सिख अलग भेजे थे, ईसाई अलग भेजे थे। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ है वह उसे बोलते हैं वर्गीय मतदान। तो वर्गीय मतदान के आधार पर चुनाव कराया गया। अलग अलग वर्ग ने अपना प्रतिनिधि को भेजा था। तो खालिस्तानी के मांग का कहना है कि इस पर सिख समुदाय की ओर से चुने गए, कांग्रेस की ओर से सिख चुने गए, हो सकता है कांग्रेस का सिख चुना गया हो, लेकिन वर्गीय समुदाय में जो सिख के प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो शायद न रहे हों। शायद उस प्रकार की कोई सरकार के द्वारा कोई स्पष्टीकरण तो दिया नहीं गया उस पर। तो वर्गीय मतदान के आधार पर इसका चुनाव हुआ। इस संख्या के हिसाब से संविधान सभा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। तो संख्या के आधार पर है, ये तारीख के आधार पर है। समिति में और देश में 10 देश की संविधान की विशेषता को संविधान में शामिल किया गया। उस 10 देश में भारतीय संविधान ऋणी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भीमराव अंबेडकर की कटु आलोचना की गई कि जिस औपनिवेशिक साम्राज्य का हम लोग लगातार संघर्ष के द्वारा हटाए, विरोध किए,
उसी के द्वारा तैयार किया गया संविधान का लगभग 250 अनुच्छेद से अधिक, संविधान का लगभग 60% भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया। भीमराव अंबेडकर की कटु आलोचना की गई, तब उन्होंने उसका जवाब दिया था कि यदि इस कारण मेरी आलोचना की जाती है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे जो उचित लगा मैंने उसको लिखा। ठीक जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब दिया था कि मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे जो उचित लगता है मुझे किए, तो कुछ इसी प्रकार का बयान भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया। कारण यह था कि 1927 के साइमन आयोग के गठन के बाद ठीक है भारत में विरोध किया गया, लेकिन उसके रिपोर्ट के आधार पर 1935 के अधिनियम को तैयार किया गया। उस रिपोर्ट को लिखने वाले में भीमराव अंबेडकर शामिल थे। साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, लेकिन आयोग का रिपोर्ट जो तैयार किया गया उस रिपोर्ट को लिखने वाले में भीमराव अंबेडकर भी शामिल, और उसी रिपोर्ट के आधार पर उसी के द्वारा तैयार प्रारूप के आधार पर 1935 का अधिनियम बना। उस प्रारूप करने वाले में भीमराव अंबेडकर शामिल थे, उस वक्त भी शामिल थे। उन्हें उचित प्रक्रिया लगा, उसे लिखने में काम किए। यहां भी संविधान निर्माण के बाद उसे वो अंगीकार किए, उसे स्वीकार किए। तो सबसे जो 10 देश से लिया गया उसमें इंग्लैंड से लिया गया संसदीय प्रणाली, इंग्लैंड से लिया गया मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, इंग्लैंड से लिया गया एकल नागरिकता, इंग्लैंड से लिया गया विधि का शासन, जापान से लिया गया विधि की प्रक्रिया जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में कि तब तक किसी भी नागरिकों को उसके प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि की निर्धारित प्रक्रिया नहीं हो। तो विधि की निर्धारित प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में है, ये शब्द लिया गया जापान के संविधान, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया। अब विधि का संरक्षण तो लिया गया अमेरिका के संविधान। तो विधि का शासन, विधि की प्रक्रिया और विधि का संरक्षण, ये तीनों अलग अलग देश से आ जाता है। तो संविधान में विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य का नीति निषेध, जो बारंबार क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में 12 लोगों का जो मनोनयन होता है, तो विशिष्ट लोगों का मनोनयन, ये भी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची तो बारंबार पूछा जाता है। इसके अलावा संविधान का विशेष करके साधारण विधेयक पर जब बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। बहुत कम कबार क्वेश्चन इसको पूछा है, लेकिन तो ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया संसद का संयुक्त अधिवेशन। प्रस्तावना की भाषा, जबकि प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के अलावा मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता ऑटोनॉमस एवं स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय से ही लिया गया अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू। और बीपीएससी बार पूछा है जनहित याचिका, उसे के संविधान में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन जब पीएन भगवती और कृष्णा स्वामी अय्यर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे तब उन्होंने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ये भी अमेरिका से बीपीएससी पूछे हुए है। लोकहित याचिका, जनहित याचिका किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो अमेरिका के संविधान से। ये न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। पीआई 82 में तो मान्यता दे देगी, लेकिन वाकई में देखा जाए तो पीआईएल के लिए शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले भागलपुर, जिस पर आपका गंगा जल जो एक फिल्म बनाए थे, तो भागलपुर का जो 38 लोगों का अंधा कर दिया गया था, उन्हीं से इसकी शुरुआत होती है। हाँ, आप फरवा जो भी कहिए, इसकी शुरुआत होती है भागलपुर के से ही क्षेत्र से, जहां 38 संदिग्ध लोगों को तेजाब दे करके आंख फोड़ दिया गया था। तो उसी मुकदमा के बाद जो है तो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत की जननी जो है यदि रखा जाए तो बिहार से ही उसकी शुरुआत हुई। पीएन भगवती के लोगों ने इसको मान्यता दिया और 1982 से कंटिन्यू, और अभी बहुत सारे मुकदमा जनहित याचिका से जुड़ा हुआ पूछा जाता है।
शुरुआत हुआ भी बिहार से ही, कहीं कहीं बिहार का नाम आ जाता है सब। तो अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता, ऑटोनॉमस वहां से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। द्वितीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ तमाम तथ्य लिया गया। उसमें कुछ 14 को छोड़ दी, 14 लिया गया इंग्लैंड के संविधान से, वो भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके अलावा जो है अगला चले आइए आप जर्मनी से बीमर संविधान, वहां बाइमर संविधान, किसको महाभियोग प्रस्ताव अमेरिका के संविधान से लिया गया। जर्मनी के बाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की प्रक्रिया को लिया। संघीय प्रणाली, यह तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का कहीं प्रयोग है नहीं, फेडरल शब्द का पूरे संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, तो संघीय प्रणाली लिया गया। कनाडा के संविधान संघ सूची और राज्य सूची ये भी लिया गया कनाडा के संविधान से। और वर्तमान अभी जोड़ दीजिए जीएसटी भी कनाडा के संविधान से ही प्रभावित है। भले जीएसटी सबसे पहले विश्व में लागू किया गया फ्रांस में, लेकिन भारत का जो प्रारूप है वो कनाडा के संविधान से ही प्रभावित है। तो इसलिए भारत का संविधान उसी से प्रभावित है। इसके अलावा जो है आपका 10 तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है, वो रूस से लिया गया। तो अलग अलग 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रीय प्रणाली, भारतीय संविधान में लिया गया। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रुप डी से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक वर्तमान समय में भी अलग अलग देश से लिया गया तथ्य को पूछा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 कई एक ऐसा टॉपिक है ग्रुप डी में भी इससे क्वेश्चन पूछ देता है और संघ लोक सेवा आयोग तक भी। हाँ, कनाडा से संघ सूची, राज्य सूची कनाडा से, जबकि संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जो है अलग अलग समिति में सबसे पहला उद्देश्य प्रस्ताव समिति है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य संविधान समिति लिया गया, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार की उप समिति बने ये अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति हरिश्चंद्र मुखर्जी। फिर आपका लिया गया संचालन समिति, तब हो जाता है राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति फिर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। एक संचालन समिति, एक है कार्य संचालन समिति। नियमन समिति, प्रक्रिया समिति, ये लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति तो जेबी कृपलानी। और तदर्थ झंडा समिति, एडहॉक झंडा समिति, तब राजेंद्र प्रसाद। और कभी कभी जेबी कृपलानी विकल्प में नहीं हो तब उत्तर वहां राजेंद्र प्रसाद आ जाता है। झंडा गीत समिति श्यामलाल पार्षद, या कभी कभी श्यामलाल पार्षद गुप्त करके देता है। और झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हम। तो ये हमारा राष्ट्र का झंडा गीत है। तो झंडा गीत लिया का हो गया श्यामलाल पार्षद गुप्त। संसदात्मक मामलों की समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो अलग अलग इस समितियां का गठन किया गया। और इस समितियां पर भी आजकल ही नहीं बल्कि विभिन्न एग्जाम में ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि ग्रुप डी से लोक सेवा आयोग तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा। तो समिति से जुड़ा हुआ ये था आपकी संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो इसके माध्यम से संविधान का निर्माण को पूरा किया गया। संविधान की निर्माण की प्रक्रिया के बाद जो है इसकी विशेषता को देखना है। जब विशेषता बोला गया तो विशेषता में सिर्फ गुण ही नहीं होता है बल्कि विशेषता में अवगुण को भी शामिल किया जाता है। संविधान की विशेषता में सबसे पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें स्थानीय स्वशासन से लेकर राष्ट्रपति तक का अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
कि पूरी प्रक्रिया को एक ही संविधान में रख दिया गया, जबकि अमेरिका का संविधान जो दुनिया का सबसे छोटा संविधान, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, उसमें 50 राज्य का अपना अलग अलग संविधान है, अमेरिका का संघ का एक संविधान है। तो सबका संविधान मिलाइएगा तो वो भी काफी बड़ा हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण यही है, इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन से संबंधित तमाम तथ्य को एक जगह रखा गया है। प्रशासनिक, विधायी प्रक्रिया सबको एक साथ शामिल किया गया, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो जाता है। जिसमें बना उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। आज भी क्रम संख्या के आधार पर अनुच्छेद तो 395 ही है, क्रम संख्या के आधार पर अभी भी भाग की संख्या 22 ही है, लेकिन अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को भी 73वां से 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। अनुसूची की संख्या 12 हो गई। इसके अलावा 395 अनुच्छेद को कई जगह 444 से अधिक, तो कई जगह 465 अनुच्छेद लिखा जाता है और भाग की संख्या भी कई जगह 25 लिख दी गई। उसमें भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य है, 9A जो नगर का प्रशासन है, 9B जो कोऑपरेटिव सहकारिता है, तो 4 का A है, 9 का A है, 9 का B है, उसी को जोड़ता है 23, 24, 25। कोई 23 नंबर का भाग नहीं है, 24 नंबर का भाग नहीं है, भाग 25 नंबर का नहीं, इसी तीनों को जोड़ कर लिख देता है 25। उसी प्रकार अनुच्छेद में भी जो अलग अलग 21 ए जोड़ा गया तो उसको जोड़ दिया 396। वास्तव में कोई 396 नंबर का 444 या 465 नंबर का कोई अनुच्छेद नहीं है। बहुत सारे अनुच्छेद, जैसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 331, 333 को निरस्त कर दिया गया। उसके पहले 336 एंग्लो इंडियन के लिए वो भी था, उसको भी निरस्त किया जा चुका है। तो कई 395 में 20 से अधिक ऐसे अनुच्छेद हैं जो वर्तमान में निरस्त हो चुके हैं। तो क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्रम संख्या में आज भी 395 है। यदि क्रम संख्या बदलने लगे तो विद्यार्थी और वकील तो बेचारा परेशान हो जाएगा उस क्रम संख्या को तैयार करने में। तो क्रम संख्या के आधार पर आज भी 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। अनुसूची की संख्या 8 की जगह 12 हो गई और किसके संविधान में जोड़ा गया उसे याद रखना। संविधान की दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। इंग्लैंड और इजराइल यही दो ऐसे देश हैं जिसका संविधान अलिखित संविधान के दायरे में आता है। इंग्लैंड और इजराइल विश्व का यही दो ऐसा देश है जिसे अलिखित संविधान के दायरे में रखते हैं, क्योंकि उसका एक निश्चित समय या उद्देश्य में उसे तैयार नहीं किया गया है। वह क्रमिक विकास का प्रतिफल है। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और तब से धीरे धीरे क्रमिक रूप से राजा से सत्ता छीना गया और जनप्रतिनिधि के हाथ में सत्ता की चाबी देती गए और धीरे धीरे वो क्रमशः संविधान बनकर तैयार हुआ। आज भी इंग्लैंड में बहुत सारे परंपरा के आधार पर, इंग्लैंड में लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वहां का कॉमन सभा के उसके अध्यक्ष के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है, आज भी निर्विरोध चुने जाते हैं और जब तक वो संसद सदस्य रहते हैं तब तक कंटिन्यू सरकार किसी की हो, पार्टी कोई भी हो, अध्यक्ष वही रह जाते हैं। एक परंपरा बनी हुई है। तो वहां का स्तर यकीनन तौर पर नैतिक स्तर थोड़ा सा हम लोगों से बेहतर है, नहीं तो यहाँ तो जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम ही नहीं कर पाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसे हटाना पड़ जाता है विपक्षी पार्टी जब सत्ता में आती है। तो इतना हम लोग अभी जो है तो लोकतंत्र को तो अपना लिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को अब तक आत्मसात नहीं कर सके।
अलग बात है 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुका, सत्ता परिवर्तन बड़े आसानी से हो जाती है, कोई पानीपत का युद्ध और तराइन का युद्ध या बक्सर का युद्ध लड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन लोकतांत्रिक गुणों को हम लोग आत्मसात नहीं कर सके हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए छठा क्लास में ही विद्यार्थी को पढ़ने दिया है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए, नागरिक साफ किताब का नाम है उस वक्त, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो। लेकिन हम लोग साक्षर हैं। शिक्षित से तात्पर्य वहां व्याख्या किया है कि शिक्षित उसे कहा जाता है जो अपने काल, अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्र, अपनी संविधान से परिचित हो और गुण दोष का परीक्षण करने में सक्षम हो, वक्त और परिस्थिति के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय लेने में सक्षम हो, उसे शिक्षित कहा गया है। तो हम लोग का अधिकांश जनसंख्या अभी भी साक्षर है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है कि जनता का आत्मबल ऊंचा हो, जो जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर कार्य नहीं करता हो। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं जाति वह है जो जाति नहीं। दूसरा जाति, कास्ट वह है जो जाति नहीं, खत्म नहीं होती है। ये आचार्य विनोबा भावे का वक्तव्य है। तो आज भी हम लोग चुनाव में जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में कहीं न कहीं वोट प्रभावित होता है। ठीक है, 100% लोग जाति पर वोट नहीं देते हैं, लेकिन चुनाव की हार और जीत में अभी भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि भारत के सभी राज्यों में। भारत में जातिगत आंदोलन इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं, सबसे पहले शुरुआत तमिलनाडु से होती है। जातिगत आंदोलन की सबसे पहली शुरुआत तमिलनाडु में हुई और सबसे अंत में वह उसका प्रभाव बिहार और उत्तर प्रदेश में आया। यहाँ थोड़ा ज्यादा दिखता है, अखबार के पन्नों पर पढ़ते हैं। कर्नाटक में चुनाव तो कौन लिंगायत, तो बोकालिंगा, क्या क्या उसका आ जाता है, वहां भी जातिगत प्रभाव है। आंध्र प्रदेश में देखते हैं कौन चेटियार, तो क्या क्या वहां भी है। फर्क का अपना अलग अलग है, लेकिन जातिगत प्रभाव भारत के प्रत्येक राज्य में। लोकतंत्र की सफलता के छठा क्लास में लिखा है कि जनता का नैतिक बल ऊंचा हो, जो लोभ या भय के आधार पर काम नहीं करता हो। 2019 का चुनाव है, आप वेबसाइट पर निर्वाचन आयोग का देखें तो 36,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के दरमियान, जो गाड़ी पर जब्त की गई। और तमिलनाडु का एक चुनाव को पहली बार ऐसा हुआ है 52 से लेकर अब तक, एक लोकसभा के चुनाव को इसलिए रोक देना पड़ा क्योंकि बड़े पैमाने पर पैसा बांटा जा रहा था। तो आज भी हम लोग वोट मुर्गा के टांग पर और शराब पर वोट देते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक पहलू है कि जहां बहुदलीय शासन प्रणाली या दो दलीय शासन प्रणाली हो, निर्णय तो बहुमत पक्ष लेता हो, लेकिन अल्पमत को अपनी बात रखने का पूरा अवसर उपलब्ध हो। लेकिन लोकसभा में जिस प्रकार की परिवेश है, न तो विपक्ष अपनी बात रखने को तैयार है, न सत्ता पक्ष उसकी बात को सुनने को तैयार है। इसमें दोनों दोषी, ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता पक्ष दोषी हो, विपक्ष वहां निर्दोष है। दोनों उसके लिए, सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं अपनी आलोचना, और विपक्ष जो है आलोचना को करने को भी तैयार नहीं। यहाँ ये भी दोनों पक्ष हैं। तो लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत छठा क्लास में पढ़ने को दिया है, ताकि विद्यार्थी में उस स्तर की सोच आए, वह व्यवहार में आज तक लागू नहीं किया जा सका है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था कि लोग डेमोक्रेसी द बाय द पीपुल, तो परिभाषा था बाय द पीपुल, हम लोग उसको कर दिए हैं बाय द पीपुल। परिभाषा था फॉर द पीपुल, हम लोग कर दिए हैं फॉर द पीपुल। परिभाषा था ऑफ द पीपुल, हम लोग कर दिए हैं ऑफ द पीपुल। तो त्रुटि सम भिन्नार्थक शब्द हिंदी में आता है, सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ हो। तो बाय द पीपुल को यू लगा दिए बीच में, फॉर द में ओ गायब करके एक कर दिए, ऑफ में एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिए एफ। तो परिभाषा को हम लोग थोड़ा सा भारतीयकरण कर दिए। हाँ, अपने तो भारत के संविधान की विशेषता में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान,
जिसे एक निश्चित समय में निश्चित उद्देश्य के द्वारा निश्चित लोगों ने तैयार किया। हिंदी में एक शब्द होता है देखना और एक शब्द होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करना और देखने का बस मूलभूत अंतर यही है कि समय और उद्देश्य निश्चित हो तो निरीक्षण करना है, और यदि निश्चित नहीं है तो देखना है। अब व्यवहार में देखिए, चलते फिरते बहुत कुछ देखते हो। पीछे बैठे, ये इसको पूछ दिया जाए कि पीछे हुए विद्यार्थी किस तरह की कपड़ा पहनी हुई है, देखो नहीं बताए, ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं देखा है। लेकिन अब जब देखेगा तो उद्देश्य और समय निश्चित है तो वह देखना, निरीक्षण करना है। देखिए देखना होता है। तो संविधान सभा को उद्देश्य भी निश्चित था, समय भी निश्चित था, इसलिए लिखित। और यदि उद्देश्य और समय निश्चित नहीं है तब हो गया अलिखित का उदाहरण। उद्देश्य और समय निश्चित है तो वो है लिखित का उदाहरण। जैसे आपका दिल्ली कानून बना हुआ है, वहां देखिए शब्द क्या लिखा है, घूरना। यदि कोई लड़का किसी लड़की को 14 सेकंड से अधिक समय तक घूरता है तो शिकायत करने पर 3 महीना की कारावास की सजा। वहां शब्द देखना नहीं, शब्द है घूरना। यदि कोई लड़का किसी लड़की को 14 सेकंड से अधिक समय तक घूरता है तो शिकायत करने पर 3 महीना की कारावास की सजा। वहां शब्द जो घूरना और देखना का अंतर है वही लिखित और अलिखित का अंतर। ऐसा नहीं, वो लिखा हुआ नहीं है और वैदिक कालीन स्मृति की तरह उसको गुरुजी पढ़ते तो चेला जो है सो रट कर याद करता था, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ सब कुछ है लेकिन उद्देश्य समय में नहीं। तीसरा उद्देश्य, तीसरा विशेषता है संविधान की, वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन भी कहा गया है। प्रस्तावना के माध्यम से संपूर्ण संविधान की विशेषता को एक साथ बतला दी जाती है। प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं वह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, और उस हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा चुनी गई सरकार की तमाम शक्ति जनता में अंतर्निहित है। प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना के माध्यम से ही फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों शब्द को प्रस्तावना के माध्यम से ही संविधान में शामिल किया गया। प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय संविधान उपलब्ध कराता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, 5 प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को उपलब्ध कराता है। 2 प्रकार की अवसर की और प्रतिष्ठा की समानता को उपलब्ध कराता है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। बेरुवारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या प्रस्तावना के अंतर्निहित भाव के आधार पर किया जाएगा। केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। देश की संविधान की विशेषता में प्रस्तावना। अगली विशेषता होती है पंथ निरपेक्षता, जिसे व्यवहारिक तौर पर धर्म निरपेक्षता के रूप में भी बोला जाता है। तो प्रस्तावना को पंथ निरपेक्ष, जहां का राज्य या सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, जहां धर्म के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, उसे कहते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता से थोड़ा ब्रॉड विस्तृत शब्द है। एक धर्म की कई विचारधारा हो सकती है, श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान, नयनार, अलवार, प्रोटेस्ट, कैथोलिक, या और भी आगे बढ़िएगा तो
अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु, तो कई विचारधारा है। तो प्रस्तावना का तात्पर्य यहाँ पर है पंथ निरपेक्षता का, कि किसी भी विचारधारा, किसी भी पंथ, एक धर्म के जो भिन्न भिन्न पंथ हैं, उन पंथों के बीच भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना ही। ठीक है।